हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे मैथ पेडागोजी का महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया भी गया है। तो आप लोग ज़रूर देखिए ध्यान से, यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन फंसने वाला है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है 62, 51, 65, 21 और 56, 21 के में 5 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। ठीक है ना। कह रहा है 62, 51, 65, 21 और 56, 21 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल। तो देखिए हम निकालते हैं। तो आइए निकालते हैं, देखते हैं। पहले 62, 51 का निकालेंगे। तो 62, 51 का निकालेंगे, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा हमारा 2 अंक पर है तो ये हो जाएगा 50। ठीक। और 65, 21 में 3 अंक पर है तो 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे और ये हो जाएगा 5। और 56, 21 में 5 जो है 3 अंक पर है तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो और 5 सबको जोड़ देंगे तो 0 5 5 5। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए 55, 50 इसमें कहाँ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्थानीय मान का मतलब होता है कि इकाई अंक से जितने नंबर पर संख्या उतना जीरो आगे पीछे लगा देंगे। देखिए 65, 62, 51 का निकाले हैं तो 5 दूसरे अंक पर है ना इकाई से, तो 5 लिख देंगे और उसके बाद जो कितनी संख्या है, एक संख्या तो 1 जीरो। उसके बाद 65, 21 है। 65, 21 में क्या है कि जो 5 है, 5 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है तो 2 जीरो लिख देंगे। और 56, 21 में देखिए 5 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है तो 3 जीरो। ठीक ना। इस तरह करके और 5 लिख करके जोड़ देंगे। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं अब। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। नहीं, अगर एक सम संख्या का अंतर और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक ना। मान लीजिए एक सम संख्या ले लेते हैं 4 और एक विषम संख्या 5 या ना 7 मान लीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ठीक ना। आयकर है सम तो ये विषम होगा, तो ये गलत हो गया। दूसरा है दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। ये बात तो ठीक लग रही है। देखते हैं, मान लीजिए एक 3 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं। ये दो विषम संख्या और एक सम संख्या 4 ले लेते हैं। ठीक ना। तो जोड़ेंगे 5 3 8 4 12। तो ये विषम सम संख्या हो रही है, तो इसका मतलब यही आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। बी कह रहा है दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास करना। ये बात तो सही है, मेल खाता है। तीसरा है सी वाला मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधित क्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। ये भी बात सही है। और डी वाला है भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। ये भी बात सही है। तो जो मेल नहीं खा रहा है तो ऑप्शन नंबर ए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 4 है गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। तो ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। बी है उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। सी है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। और डी है ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा बताइए। कह रहा है बच्चे की प्रतिभा की बात होगा ना, प्रतिभा का विकास होगा। ठीक ना, गणितीय प्रतिभा का विकास की बात होगा। ध्येय ये होता है गणित की शिक्षा का। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप
इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। बी है संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में। सी है परिकलन कौशलों के संवर्धन में। और डी है मूलभूत संक्रियाओं को समझने में। तो देखिए स्थानीय समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6। आकृतियों की इकाई से विद्यार्थी से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। कह रहा है कि आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए बात कर रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब हो जाएगा वह क्या सोच रहा है, रचना की बात आए तो रचनात्मक हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रचना या सृजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 7। आइए 7 देखते हैं। कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलती करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक कौन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना। बी है उसको एक कार्यपत्र देना जिसमें समस्या आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने हो, ठीक ना। कक्षा 4 का है, ठीक ना। और सी वाला कह रहा है संख्या प्रणाली की समस्या हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। और डी कह रहा है उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं दे, ठीक ना। तो 10 अभ्यास परीक्षा वाली बात गलत है और एक से अधिक ये भी गलत हो जाएगा और ये वाला भी गलत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संक्रिय उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए संख्यात्मक कौशलों का विकास। बी है बीजगणितीय पढ़ाना। और सी है परिकलन व मापन पढ़ाना। और डी है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार जो गणित का मुख्य उद्देश्य होता है संख्यात्मक कौशल का विकास करना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। उनके 1/3 भाग अपने पड़ोसी को और 1/6 भाग रेहान को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया, तो उसके पास कुल कितने चॉकलेट बची। तो देखिए रवि के पास कितने हैं 3 दर्जन। 3 दर्जन का मतलब हो गया 12 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 36 ठो है उसके पास। और कह रहा है कि कितना भाग 1/3 भाग, तो 36 का 1/3 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 से काटेंगे तो 3 कम 3 3 दूना 6 12 दे दिया। फिर कह रहा है कि रेहान को कितना दिया 1/6 भाग, तो 36 का 1/6 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10, ठीक ना। इसी तरह लिखेंगे 36 गुणे 1/6, ठीक 10 आ जाएगा। काट देंगे तो नहीं 10 नहीं आएगा, काट के देखते हैं 6 आएगा, ठीक ना, सॉरी 6 आ जाएगा, ठीक ना। और फिर कह रहा है कि 1/4 भाग अपनी बहन को, मतलब 1/4, तो 4 भाग 36 का 4 भाग कर देंगे, 4 से भाग देंगे 36 में तो आ जाएगा 9, ठीक ना। तो अब इसको जोड़ देंगे तो 12 6 18 और 9 कितना हो जाएगा कुल 27 हो जाएगा। 36 में 27 घटा देंगे तो बचेगा कितना 9, तो वो उसके पास कितने चॉकलेट बचे कुल 9 बचे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 10। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में असक्षम है वह अवस्था है। मतलब क्या कह रहा है कि सभी संख्या संबंधित संक्रियाओं करने में सक्षम है, मतलब कर ले रहा है, लेकिन भिन्न को क्या कर रहा है नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि
ये संक्रियात्मक अवस्था बी है। देखिए ऑप्शन इधर उधर बदल ले तो उससे आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। परिणात्मक अवस्था और आरंभिक अवस्था और विभाजनात्मक अवस्था। तो देखिए संक्रियात्मक अवस्था कर रहा है, ठीक ना, संक्रियात्मक की बात हो रही है ना, तो संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है, तत्पश्चात चिन्ह से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यह अध्यापिका क्या कर रही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा को आनंददायी कराने के लिए तरह तरह के प्रस्तुति कर रही है, ये बात नहीं। दूसरा है मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास कर रही है, ठीक ना, ये बात सही है, ठीक ना, अमूर्त से अमूर्त की ओर जा रही है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास ऑप्शन नंबर 1 गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए, ठीक बात है। बी का है संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सी है बिना समय लगाए समस्या या सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। और डी है अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्न को का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, योग्यता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, अवधारणा होनी चाहिए, ठीक ना, वास्तविक जीवन से जुड़े हुए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 13 है गणित में कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियाँ संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है वे विद्यार्थी को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाले ऊब से बाहर लाते हैं। ऊबने वाली बात तो गलत हो गई। दूसरा है वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को उचित अवसर प्रदान करते हैं। सी वाला है वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। और डी वाला है वे गणित में कम सफल विद्यार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक है। देखिए रुचि की बात आ रही है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 14। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इनका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल के लिए। बी है विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता। और सी है गणित में गणना के कौशल तथा गति। और डी है विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा गणित में गणना के कौशल तथा गति, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, बहुत मेहरबानी होगी अगर समझ में आ रहा है तब। प्रश्न नंबर 15 है प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर 1 सामान्य त्रुटियों को पहचानना। बी है क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा वाली बात तो गलत हो जाएगी। और सी है विद्यार्थियों की ग्रेड श्रेणी और रैंक की स्थिति, ये भी नकारात्मक होता है, गलत हो जाएगी। और डी वाला है अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना, ठीक ना, ये बात सही है, ठीक ना, अधिगम में असंगति और शिक्षण में जो कमी है उसको पहचानना जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। एक शिक्षक गणित में संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोज परख उपागम का उपयोग करती है, शिक्षार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है?
तो ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, बी है एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किक विकसित करने के लिए, और सी है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, और डी है गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो देखिए विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमता का विकास के लिए करती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उनके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में असक्षम थी। वह शैलजा निम्न विशेषता प्रदर्शित करती है। इसका मतलब कि मौखिक में क्या हो, असक्षम है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए परिमाप में संप्रत्यय की कम समझ परंतु मौखिक योग्यता है। नहीं, यहाँ पर संप्रत्यय तो बता रही है ना, वो तो सही कर रही है ना, तो इसलिए नहीं होगा। दूसरा है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता, ये भी नहीं होगा। सी है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता, ये बात सही है, ठीक ना। भाषा प्रवीणता में क्या कमजोर है और गणितीय प्रवीणता में वह अच्छी है, ठीक। प्रश्न नंबर 18 है, गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 1 दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, बी है समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, सी है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, और डी है विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, समय को बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए।